नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? टी.एस. तिरुमूर्ति, राहुल सचदेव, निर्मल त्यागी या मोहनलाल? इसका सही उत्तर है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। वर्तमान समय में यह विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत है। आइए जानते हैं कुछ बातें संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके कुल सदस्य देश 193 है। इसके महासचिव एंटिनो गुटेरस है। आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? मिशन मृदा, मिशन पोषक, मिशन मोड या मिशन कल्याण? इसका सही उत्तर है मिशन मोड। कृषि और किसान विकास मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। इस योजना की थीम स्वस्थ धरा खेत हरा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लॉस्ट एट द होम रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा यूनिसेफ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आइए जानते हैं कुछ तथ्य। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए आंतरिक विस्थापन की कुल संख्या 2019 में 50,37,37,000 रही, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण 50,18,000 और संघर्ष और हिंसा के कारण 19,000 थे। इसमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। आइए कुछ बातें जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के अध्यक्ष एन बेनेमन हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ को 1965 में सबसे बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा या तापसी पन्नू? इसका सही उत्तर है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा का अब साल 2022 के अंत तक इस पद पर संभाले रहेगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी है। आइए जानते हैं कुछ बातें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। इसकी स्थापना जून 1972 में हुई। इसके अध्यक्ष एंगर एंडरसन है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना
और पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? मोहन त्यागी, डीपीएस नेगी, राहुल रॉय या अजय सचदेवा? इसका सही उत्तर है डीपीएस नेगी। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी डीबीएस नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक का पदभार संभाला। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिर्देशक के अलावा डीपीएस नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। आइए जानते हैं श्रम ब्यूरो के बारे में। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का समृद्ध कार्यालय है तथा इसके अध्यक्ष महानिर्देशक हैं। श्रम ब्यूरो के 2 स्कंध चंडीगढ़ तथा शिमला में स्थित है। इसके अतिरिक्त कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद तथा चेन्नई में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुंबई में उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या झारखंड? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। इसका उद्देश्य, यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह एप्लीकेशन कुछ इंग्रेडिएंट्स के औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन उपभोक्ताओं को विशेषज्ञों से औषधि से संबंधित सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी प्रदान करना है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा में तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसी आम रसोई सामग्रियों का क्या महत्व हो सकता है। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु कई उपायों और आयुर्वेदिक प्रथाओं की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, सीएसआईआर की किस लैब ने कोविड-19 के FELUDA के तेजी से निदान के लिए विकास से संबंधित नो हाउ के लाइसेंस के लिए टाटा सन्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इनोग्रेटिव बायोलॉजी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान? इसका सही उत्तर है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने फ्लूडा किट का व्यवसायीकरण करने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते के तहत कोविड-19 के तेजी से और सटीक निदान के लिए नो हाउ का लाइसेंस भी लिया जाएगा। फ्लूडा किट सस्ती, उपयोग में आसान और महंगी QPCR मशीनों पर निर्भर नहीं है। यह क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलिंडोमिक रिपीट CRISPR आधारित तकनीक और केमिस्ट्री के पेपर स्ट्रिप मॉडल का उपयोग करता है। आइए जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के बारे में। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल हैं। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का एक प्रमुख संस्थान है जो जीनोमिक्स, आणविक चिकित्सा, जैव सूचना विज्ञान, प्रोटियोमिक्स और पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन हैं? VN थापर, नेहा द्विवेदी, विजया गुप्ता या A या B दोनों? इसका सही उत्तर है A और B दोनों। इस पुस्तक के लेखक विजयनत के पिता कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी है जो शहीद की बेटी है। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयनत थापर की जीवनी है। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयनत थापर की यात्रा और उसके अनुभवों पर आधारित है। इनकी ई पुस्तक 15 मई को जारी होगी। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। कारगिल युद्ध।
भारत ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत ने एलओसी पर से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर से ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। बफोर्स तोपें कारगिल लड़ाई में सेना के खूब काम आई थी। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का इस्तेमाल किया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का भी इस्तेमाल किया। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों और कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ ही कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने हेतु आयुष और एमईआईटीवी द्वारा विकसित किया गया ऐप आयुष संजीवनी, आयुष कवच, आरोग्य सेतु या आयुष भारत। इसका सही उत्तर है आयुष संजीवनी। 7 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां आयुष संजीवनी ऐप और कोविड-19 के संबंध में 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों और कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ ही कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायता मिलेगी। इसे आयुष और एमईआईटीवी द्वारा विकसित किया गया है। इसकी पहुंच 50 लाख लोगों तक होगी। इनमें से एक रोग निरोधक के रूप में कोविड-19 के मानक उपचार एडेऑन में आयुर्वेद के उपयोग पर सहयोगात्मक नैदानिकी अनुसंधान अध्ययन है, जो आईसीएमआर के तकनीकी सहयोग से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के माध्यम से आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त पहल होगी। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ने कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 प्रकार के नाक और मौखिक स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम विकसित किए हैं? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। इसका सही उत्तर है श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरल व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी भारत सरकार के तहत स्वायत्त संस्थान ने कोविड-19 के लिए 2 प्रकार के नाल और मौखिक स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम परीक्षण के लिए विकसित किए हैं। श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टेबल डिसइंफेक्शन गेटवे संक्रमण रोधी द्वार बनाया है। इसे चित्रा डिसइंफेक्शन गेटवे नाम दिया गया है। इस गेटवे से लोगों को असंक्रमित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस गेटवे से परीक्षण बूथ भी बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर बिना सीधे संपर्क के मरीजों का परीक्षण कर सकेंगे। इस प्रकार आज के हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल या मुकेश अंबानी? आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको हमारा यह करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।